हेलो दोस्तों, वेलकम टू शशांक विश्वकर्मा अकेडमी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो होने वाला है बीएड फोर्थ सेमेस्टर पेपर फर्स्ट, जिसका नाम है शिक्षा भारत में शिक्षा प्रणाली का विकास एवं इसकी चुनौतियां। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन आज 61 से 90 तक की होने वाले हैं। 1 से लेकर 60 तक की हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं पेपर फर्स्ट के। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके प्लेलिस्ट में देख लें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस हैं। और देखिए, पहला क्वेश्चन है और काफ़ी बड़ा है, तो फिर से देखते हैं। देखिए, इस पे दिया गया है, ऐसा कोई भी देश नहीं जहां ज्ञान के प्रति अतीत काल से इतना प्रेम हो या जहां ज्ञान का इतना स्थायी और शक्तिशाली प्रभाव हो। वैदिक काल में सादा कवियों से लेकर आजकल के बंगाली दार्शनिक तथा शिक्षकों और विद्वानों का एक अटूट क्रम भारत में मिलता है। प्राचीन भारतीय शिक्षा के संबंध में यह किसका कथन है? तो के जी सैदेन का है, या फिर थॉमस का, या फिर डॉक्टर अल तेकर का है, या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर का है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, तो देखिए काफी बड़ा है। ठीक है, तो एक बार बट ये है कि हाँ, थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है, तो भूलने वाला नहीं है। ठीक है, आपका प्रीवियस से मतलब कि वैदिक काल से स्टार्ट करा, अतीत काल से स्टार्ट करके आजकल के बारे में बताया गया, तो ये जल्दी भूलेंगे नहीं। ठीक है, थॉमस जी ने दिया है ये कथन। फिर इसके बाद देखते हैं आगे का क्वेश्चन है था, वैदिक काल से लेकर अब तक भारतवासियों के लिए शिक्षा का अभिप्राय यही है कि यह प्रकाश का एक स्रोत है तथा जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमारा मार्गदर्शन करती है। अब ये वाला कथन देखिए किसका है, पढ़ लिया। देखते कर ऑप्शन जो दिया गया है वह है नूर उल्लाह और नायक का, के जी सैदेन का, या फिर डॉक्टर अल्तेका का, या फिर राधा मुकुद मुखर्जी का। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर अल्तेका का है। फिर है, किस वेद को आदि वेद माना जाता है? ऋग्वेद को, सामवेद को, यजुर्वेद को, या फिर अथर्ववेद को? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ऋग्वेद को। फिर है, वैदिक शिक्षा का सर्व प्रमुख उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था वैदिक काल की शिक्षा का? तो मानव का आत्मिक विकास करना, व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास करना, छात्रों में नैतिक चरित्र का विकास करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, छात्रों में नैतिक चरित्र का विकास करना। फिर है, वैदिक शिक्षा का सर्वोच्च लक्ष्य क्या था? आध्यात्मिक शक्तियों का विकास करना, या फिर नैतिक चरित्र का विकास करना, या फिर मोक्ष प्राप्त करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, वैदिक शिक्षा का सर्वोच्च जो लक्ष्य था वो था सी ऑप्शन से, मोक्ष प्राप्त करना। फिर है क्वेश्चन नंबर 66 और इसमें दिया गया है, वैदिक कालीन शिक्षा का प्रारंभ किस संस्कार के द्वारा होता है? ऑप्शन दिया गया, वेद प्रारंभ संस्कार द्वारा, या फिर उपनयन संस्कार के द्वारा, या फिर प्रवज्या संस्कार के द्वारा, या फिर विद्यारंभ संस्कार के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, उपनयन संस्कार के द्वारा। फिर है क्वेश्चन नंबर 67, किन वर्णों के लिए उपनयन संस्कार आवश्यक था? ब्राह्मण और क्षत्रियों के लिए, या फिर केवल से ब्राह्मणों के लिए, या फिर ब्राह्मणों और एवं से वैश्यों के लिए, या फिर ब्राह्मण क्षत्रिय तीनों वैश्य तीनों के लिए? अब देखिए, जो उपनयन संस्कार था वो तीनों के लिए आवश्यक था, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर है, उपनयन संस्कार की आयु क्या थी? तो ऑप्शन दिया गया, सभी वर्णों के लिए 8 वर्ष, या फिर सभी वर्णों के लिए अलग अलग, या फिर ब्राह्मण व क्षत्रियों के लिए समान, इनमें से कोई नहीं। तो 69 का हो जाएगा बी ऑप्शन, सॉरी 68 का हो जाएगा बी ऑप्शन, सभी वर्णों के लिए अलग अलग। फिर है, ब्राह्मणों बालकों के लिए उपनयन संस्कार की न्यूनतम और अधिकतम आयु क्या थी? ऑप्शन दिए गए 5 व 12, 8 व 16, 6 व 12, 5 व 10। तो 69 का हो जाएगा बी ऑप्शन से। ठीक है, 8 व 16।
फिर है 70 क्वेश्चन नंबर, और इसमें दिया गया है क्षत्रिय बालकों के लिए उपनयन संस्कार की न्यूनतम और अधिकतम आयु कितनी थी? 5 से 15, 9 से 18, 11 से 22 या फिर 8 से 16? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 11 से 22। फिर है वैश्य बालकों के लिए उपनयन संस्कार की न्यूनतम और अधिकतम से आयु कितनी थी? 10 से 20 या फिर 9 से 18 या फिर 13 से 26 या फिर 12 से 24? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 12 से 24। फिर है किस वर्ण के बालकों का उपनयन संस्कार नहीं होता था? ब्राह्मण वर्ण के बालकों का, या फिर शूद्र वर्ण के बालकों का, या फिर वैश्य वर्णों के बालकों का, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, ब्राह्मण और वैश्य का होता था। फिर है उपनयन का अर्थ, क्या अर्थ है? शिक्षा ग्रहण करना, पास ले जाना, या फिर गुरु के पास ले जाना, या फिर शिक्षा आरंभ के लिए ले जाना? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, गुरु के पास ले जाना। फिर है 74 में, वैदिक शिक्षा के संबंध में यह किसका कथन है? ब्राह्मण शिक्षकों ने जिस शिक्षा प्रणाली का विकास किया वह न केवल साम्राज्यों के पतन और समाज के परिवर्तनों से अप्रभावित रही, वरन उसने उसने हजारों वर्ष तक उच्च शिक्षा की ज्योति को प्रज्वलित रखा। किसने बोला ये? ऑप्शन दिया गया डॉक्टर अल्तेकर का है, या फिर डॉक्टर F.E.K. का है, या फिर K.G. सैयदेन का है, या फिर टैगोर का है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, डॉक्टर F.E.K. का ये। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 75। इसमें दिया गया गुरुकुल में रहने वाले सभी बालकों की क्या समान वेशभूषा थी? ऑप्शन दिया गया हाँ, नहीं, या फिर केवल ब्राह्मण व क्षत्रिय की समान व वैश्यों की विभिन्न, या फिर केवल से क्षत्रिय और वैश्यों की समान? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन सही है, नहीं थी। और फिर वैदिक शैक्षिक, हाँ, वैदिक शिक्षा कहाँ प्रदान की जाती थी? गुरुकुलों में, आश्रमों में, या फिर गुरुकुलों व आश्रम दोनों में, या फिर विद्यालय में? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, गुरुकुल व आश्रमों दोनों में करी जाती थी वैदिक शिक्षा। फिर है क्वेश्चन नंबर 77, वैदिक काल में स्त्री शिक्षा की उपेक्षा पर यह कथन किसका है? ऐसा प्रतीत होता है कि हिंदू शिक्षा योजना का निर्माण केवल भारत के पुत्रों के लिए किया गया था। इसी योजना में भारत की पुत्रियों के लिए कोई स्थान नहीं दिया जान पड़ता था। किसने बोला ये? M.N. मुखर्जी जी ने बोला, या फिर डॉक्टर अल्तेकर ने बोला, या फिर डॉक्टर P.N. प्रभु ने, या फिर डॉक्टर B.N. झा ने? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, डॉक्टर P.N. प्रभु ने बोला है। फिर है परा व अपरा विद्या से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन दिया गया परा और अपरा दोनों आध्यात्मिक विषय थे। परा विद्या में लौकिक विषय थे एवं अपरा में आध्यात्मिक। फिर दिया गया है परा और अपरा में कोई विषय ही निश्चित नहीं थे। फिर दा में दिया गया है परा विद्या में आध्यात्मिक विषय एवं अपरा विद्या में लौकिक विषय थे। तो इसका हो जाएगा डी ऑप्शंस, जो परा विद्या है उसमें आध्यात्मिक विषय है एवं अपरा विद्या में क्या है? लौकिक विषय है थे। फिर है क्वेश्चन नंबर 79, वैदिक और बौद्ध शिक्षा में आधारभूत क्या असमानता थी? ऑप्शन दिया गया पहला, वैदिक शिक्षा सभी वर्णों के लिए सुलभ नहीं थी तथा बौद्ध शिक्षा सभी वर्णों के लिए सुलभ थी। सेकंड में दिया गया वैदिक शिक्षा में विद्यारंभ संस्कार होता था जबकि बौद्ध कालीन शिक्षा में नहीं। फिर दोनों असमानताएं थी। और फिर इस पे फोर्थ ऑप्शन दिया गया है कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही है, ठीक है।
फिर है क्वेश्चन नंबर 80, इसमें है महात्मा बुद्ध ने सभी सभी दुखों का मूल कारण किसे माना है? ऑप्शन दिया गया ब्रह्म को, या फिर अज्ञान को, या फिर ज्ञान को, या फिर मानवीय जन्म को। महात्मा बुद्ध ने सभी दुखों का मूल कारण माना है, बी ऑप्शन इसका सही है, अज्ञान को। फिर है बौद्धकालीन शिक्षा का लक्ष्य था, इसका लक्ष्य क्या था? आध्यात्मिक विकास था, या फिर मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति थी, या फिर लौकिकता का विकास था, या फिर बौद्ध धर्म का प्रसार था। तो देखिए, जो बौद्ध कालीन शिक्षा का जो लक्ष्य है वो, या फिर लक्ष्य था, तो उसका क्या था कि मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति करना। फिर है क्वेश्चन नंबर 82, और इसमें दिया गया बौद्ध शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? संस्कृत थी, प्राकृत थी, या फिर पाली थी, या फिर प्राकृत पाली दोनों ही। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इसका सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर 83, और इसमें दिया गया प्रव्रज्य संस्कार में बालक सर्वप्रथम क्या उच्चारित करता था? ऑप्शन दिया गया बुद्ध शरणम गच्छामि, या फिर धम्म शरणम गच्छामि, या संघ शरणम गच्छामि, या उक्त तीनों ही वाक्य उच्चारित करता था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, तीनों जो वाक्य है उच्चारित करता था। फिर है प्रव्रज्य संस्कार के बाद बालक क्या कहलाता था? ऑप्शन दिया गया प्रारंभिक बौद्ध भिक्षु, या फिर बुद्ध शरणागत, या फिर सामनेर, या फिर ब्रह्मचारी। तो देखिए, प्रव्रज्य संस्कार के बाद जो है बालक कहलाता था सामनेर। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही है। फिर 85 में बौद्ध काल में अध्यापन का कार्य कौन करता था? ऑप्शन दिया गया ब्राह्मण, बौद्ध भिक्षु, या फिर केवल ब्राह्मण, या फिर ब्राह्मण एवं बौद्ध भिक्षु। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, बौद्ध भिक्षु। फिर है 12 वर्ष के अध्ययन करने के बाद बौद्ध काल में कौन सा संस्कार होता था? तो ऑप्शन दिया गया उपसंपदा, या फिर समावर्तन, या फिर दस्तार, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 86 का आंसर हो जाएगा उपसंपदा संस्कार। ठीक है, फिर है बौद्ध शिक्षा का कौन सा प्रमुख केंद्र नहीं था? ऑप्शन दिया गया तक्षशिला, कुरुक्षेत्र, या फिर वल्लभी, या फिर नालंदा। बौद्ध शिक्षा का कौन प्रमुख केंद्र नहीं था, बताना है इस पे। तो याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कौन था, तो याद रखिएगा 3 थे, तक्षशिला, वल्लभी और नालंदा। अब इस पे से कौन नहीं होगा? तो कुरुक्षेत्र नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 है, बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र तक्षशिला कहाँ स्थित था? बिहार में, बंगाल में, या फिर वर्तमान में पाकिस्तान में, या फिर वर्तमान में बांग्लादेश में। तो बौद्ध शिक्षा का जो प्रमुख केंद्र तक्षशिला है वो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, तो पाकिस्तान याद रखिएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 89, बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र नालंदा कहाँ स्थित था? उत्तर प्रदेश में काशी के निकट, बिहार में गया के निकट, या फिर बिहार में पटना के निकट, या फिर महाराष्ट्र में खजुराहो के निकट। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बिहार में पटना के निकट। फिर है नालंदा का प्रथम संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन दिया गया बुद्ध गुप्त को, या फिर बालादित्य को, या फिर अशोक को, या फिर शंकरादित्य को। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, अशोक को माना जाता है। ठीक है, तो देखिए ये हमारे क्वेश्चन से कंप्लीट हो गए। अब देखिए हम लोगों ने कितना कंप्लीट कर लिया वो भी आप लोग जान लीजिए कि पेपर फर्स्ट में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है 1 से 90 तक की क्वेश्चंस, पेपर सेकंड में कंप्लीट कर लिया 1 से 60 तक की क्वेश्चंस, और पेपर थर्ड में कंप्लीट कर लिया है, थर्ड में कितना था
मुझे 1 से 90 तक की है, और फोर्थ में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया जो ऑप्शनल है हमारा 150 तक की। ठीक है, तो इतने हम लोग क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। जिन्होंने इसकी वीडियो नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाके देख लें। ठीक है, आपको प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई है पूरी, बीएड फोर्थ सेमेस्टर पेपर फर्स्ट, बीएड फोर्थ सेमेस्टर पेपर सेकेंड, बीएड फोर्थ सेमेस्टर पेपर थर्ड, और बीएड फोर्थ सेमेस्टर योगा करके और या फिर ऑप्शनल करके मैंने बनाई है। ठीक है, बीएड फोर्थ पेपर। तो ये हमारा आज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।